स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका हम छठवां लेसन कवर करेंगे। और छठवां लेसन है जल संसाधन, हम यूँ कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो जल है एक चक्रीय संसाधन है, यानी कि जल एक चक्रीय संसाधन कैसे है, यानी कि जैसे हम सागर महासागरों में जल वाष्पीकरण होकर ऊपर उठता है और संघनन की क्रिया के माध्यम से बूंदों के रूप में पृथ्वी पर यानी कि वर्षा होती है। वर्षा होने के साथ ही जैसे दोस्तों ये जो नदी या जो छोटी नदियों के माध्यम से किसी सागर या महासागर में जाकर वापस मिल जाता है। तो एक प्रकार का क्या है ये, यानी कि जल क्या है, एक चक्रीय संसाधन, ठीक है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर वाटर है और 29% भाग पर क्या है, स्थल मंडल है। हम ये कह सकते हैं कि इस 71% भूभाग पर तो हमारी पृथ्वी पर जल है और 29% भाग पर स्थल मंडल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में जल है, लेकिन विद्यार्थियों 3% ही अलवणीय जल है। बाकी सारा का सारा जो जल है वो खारा है, यानी कि 71% में 3% अलवणीय जल है और बाकी सारा का सारा खारा है। यानी कि मनुष्य के द्वारा उपयोग में जो जल है वो 3% ही हम ले सकते हैं। बाकी हम 71% भाग में 3% भाग को यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन बाकी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये खारा है, मनुष्य के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखिएगा 71% भूभाग पर जल से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल की मात्रा हमारे कुल जल की मात्रा का 3% है। इस उपलब्ध अलवणीय जल का एक बहुत छोटा सा अंश ही मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध है तथा इसकी उपलब्धता भी स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। जो 3% जो जल है दोस्तों, वो उसकी जो उपलब्धता होती है वो स्थान और समय के अनुसार वो भी क्या होती है, भिन्न होती है। तो हमने थोड़ा सा जो वाटर रिसोर्सेज है उसका ओवरव्यू लिया है। अब हम भारत में जो जल संसाधन है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, भारत में जल संसाधन है उसकी हम चर्चा करें तो देखिएगा क्या है। देखो, भारत में जल संसाधन के अनेक स्रोत हो सकते हैं, यानी कि जल के क्या क्या स्रोत हैं उनकी हम बात अगर करें तो हमें कहाँ कहाँ से जल प्राप्त होता है। देखिएगा, हमें नदी, तालाब, झरने, सागर और महासागर, यहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, ठीक है। भारत में संपूर्ण विश्व का, देखिएगा इसको समझिएगा कि भारत में संपूर्ण विश्व का 2.4% यानी कि 2.45% जल धरातलीय जल है। यानी कि जो भारत में विश्व की संदर्भ में देखें तो 2.45% जल धरातलीय जल है। जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। यानी कि जल संसाधनों का विश्व के संदर्भ में हम देख रहे हैं, जल संसाधनों का 4% हमारे भारत में जल है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखिए, विश्व के अकॉर्डिंग तो 16% भाग पर ये जल उपलब्ध है, ठीक है। देखिए, देश को एक वर्ष में लगभग 4000 घन लीटर पानी वर्षा से प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि एक वर्ष के अंदर यानी कि 12 महीनों में देश को यानी कि भारत को लगभग 4000 घन लीटर पानी वर्षा से उपलब्ध होता है। तो ये याद रखिएगा, कितने घन लीटर पानी वर्षा से प्राप्त होता है, 4000 घन लीटर वर्षा से प्राप्त होता है। देखिएगा, धरातलीय जल और भौम जल से 1869 घन लीटर जल प्राप्त हो। और धरातलीय जल यानी कि धरातलीय जल की बात करें और जो भौम यानी कि जो भूमि यानी कि हमारी पृथ्वी से प्राप्त जो जल है, वह दोनों को मिलाकर हमारे भारत को कितना जल उपलब्ध होता है, वो है 1869, ठीक है। यानी कि 1869 घन लीटर जल उपलब्ध होता है, ठीक है। इस प्रकार जो जल प्राप्त हो चुका है उसमें केवल 60% जल ही लाभदायक उपयोगी है और जितना हमें
जल प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 60% जल ही लाभदायक व उपयोगी है। तो हमने लिया है भारत में जो जल संसाधन है उसके बारे में हमने बात की। एक बार फिर से सुनिएगा कि भारत में जो जल संसाधन के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ से जल प्राप्त हो सकता है। नदी, तालाब, झरने, सागर या महासागर से। यानी कि भारत के में जो विश्व के संदर्भ में देखें तो 2.45% जल धरातलीय जल है। जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में लगभग 4,000 घन लीटर पानी हमें वर्षा से प्राप्त होता है और धरातलीय जल या भौम जल से 1869 घन लीटर जल उपलब्ध होता है। इस प्रकार जो जल प्राप्त हो चुका है उसमें केवल 60% जल ही क्या है, लाभदायक और उपयोगी है। इसी को हम यूज में ले सकते हैं। तो ये तो हमने भारत के में जल संसाधन के बारे में हमने बात किया। अगला टॉपिक है धरातलीय जल संसाधन। हमने बात की है कि धरातलीय एक तो जल संसाधन और एक आपका हो गया भौम जल। तो धरातलीय जल संसाधन की हम बात करते हैं। देखिए धरातल क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे हम कह सकते हैं पृथ्वी पर जो नदी, झीलें, तालाब है वहाँ, वो तो क्या हो गया आपका धरातलीय जल। और भौम जल हो गया जो हमारी पृथ्वी के अंदर से जो ट्यूबवेल के माध्यम से जो पानी निकालते हैं और किसी टेक्निकल प्रोसेस के माध्यम से हम पानी बाहर निकालते हैं, तो वो आपका भौम जल हो गया। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धरातलीय जल संसाधन। ठीक है, देखिएगा धरातलीय जल के मुख्यतः 4 स्रोत होते हैं। यानी कि धरातलीय जल के क्या स्रोत हो सकते हैं। एक तो नदी हो सकती है, नदी है, झीलें हैं, तलैया यानी छोटे मोटे जो ताल तलैया है, तालाब वगैरह है, और जैसे जोड़ है, बावड़ी है, ये है, और एक आपका हो गया तालाब। तो ये हमारे धरातलीय जल के मुख्य 4 स्रोत हैं। भारत में 106 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली नदियों की संख्या कितनी है, लगभग 10,360 है। हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में 106 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली जो हमारी नदियां हैं वो 10,360 है। मुख्यतः नदी में जल प्रवाह नदी बेसिन अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। और सारा का सारा जो ये है वो किस पर डिपेंडेंट है, हमारी जो वर्षा है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिएगा जो भारत में जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी जैसी नदियों में धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। हमारी जो 3 बड़ी जो नदियां हैं, यानी कि एक तो गंगा नदी है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है, और एक सिंधु नदी है। ये ऐसी 3 ऐसी नदियां हैं भारत में जिसका धरातलीय जो जल होता है वो 60% जल पाया जाता है। इन्हीं नदियों से की तुलना में दक्षिण भारत की नदी जैसे गोदावरी, कृष्णा व कावेरी के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग कम पाया जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो उत्तरी भारत की जो नदियां हैं, यानी हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में 60% धरातलीय जल प्राप्त होता है। लेकिन जैसे दक्षिण भारत की जो नदी है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसमें पानी यानी कि जो धरातलीय जल यानी कि उत्तरी भारत की नदियों से कम प्राप्त होता है। तो ये तो हमने बात की है कि जो हमारे जो भारत में जल संसाधन है, जल संसाधन के 2 रूप हमने देखे हैं, एक धरातलीय जल और एक भौम जल, जिसमें पहला धरातलीय जल के बारे में हमने बात कर ली है। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा भारत में मानव द्वारा आवश्यक भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। इसका लगभग 46% गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाया जाता है। जो भौम जल है उसका जो 46% है भौम जल, उसका जो पाया जाता है कि इसमें किस नदी में, गंगा से और ब्रह्मपुत्र नदी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भौम जल है 46% वो किस नदी के माध्यम से, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से पाया जाता है। देश के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो देश है उसका उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, जिसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में भौम जल संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक है। जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल जैसे राज्य अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करता है। यानी कि उत्तर पश्चिमी राज्य हैं वो जल का बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। लेकिन जो
छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, केरल है, ये जो ऐसे राज्य है जो अपनी जल क्षमता का जो क्षमता है उसे कम उपयोग में पानी को यूज में वो लेते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भूम जल संसाधनों उपयोग मध्यम दर से करते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जो भूम जल है, भूम जल का सर्वाधिक उपयोग कौन कौन से राज्य करते हैं? जो उत्तर और पश्चिमी राज्य हैं वो ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, और कम जो उत्तर और पूर्वी राज्य वो कम लेते हैं। लेकिन मध्यम श्रेणी में जैसे हम कह सकते हैं कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र है, ये क्या करते हैं कि अपने जल संसाधन का उपयोग मध्यम श्रेणी के रूप में वो करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली है कि जो धरातली जल संसाधन और भूम जल संसाधन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेगून और पश्च जल क्या होता है, ठीक है। देखिए लेगून क्या होता है और पश्च जल क्या होता है, ठीक है। तो लेगून आपको पता है कि जो हमारी जो आपका दक्षिण भारत है, यानी कि तटीय क्षेत्रों पर जो कुछ कटे फटे भागों में जो जल प्राप्त होता है उसको लेगून जल की श्रेणी में लेते हैं। कहने का मतलब लेगून झीलें, वहाँ से झीलों से में जल प्राप्त होता है। और पश्च जल देखिएगा, अब बात करते हैं इसकी। देखिए भारत की समुद्र तटीय रेखा है, अर्थात प्रायद्वीपीय रेखा भारतीय राज्यों जैसे केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में बहुत कटीफटी है, जिस कारण बहुत सी लेगून झीलों का निर्माण होता है। यह लेगून झीलें धरातलीय जल संसाधन की बहुत बड़ी स्रोत है ना। तो ये जो धरातलीय झीलें हैं यानी कि लेगून झीलें हैं, ये जो झीलें हैं जो जल संसाधन की बहुत बड़ी स्रोत मानी जाती हैं। यद्यपि इन झीलों में खारा जल है, फिर भी इसका उपयोग मछली पालन, नारियल एवं चावल की कुछ निश्चित किस्मों आदि की सिंचाई में किया जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो लेगून झीलों से जो प्राप्त जल है वो खारा है, लेकिन इस जल से हम नारियल की खेती लेते हैं, मछली पालन करते हैं, और चावल की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसको भी हम सिंचाई के रूप में इसको जल को यूज में लेते हैं। तो ये लेगून और पश्च झील हो गई, ठीक है। देखते हैं आगे। अब बात करते हैं कि जल की मांग और उपयोगिता, यानी कि जल की मांग की बात अपन कर लेते हैं कि जल की क्या मांग है। देखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ पर 54% लोगों को रोजगार हमारी एग्रीकल्चर कृषि से ही प्राप्त होता है रोजगार, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर डिपेंडेड है। हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंडेड है, उसको वहीं से रोजगार प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से ही रोजगार प्राप्त होता है। भारत में कृषि को सिंचाई के माध्यम से कृषि के उत्पादन बढ़ाने में अधिक परियोजनाओं का विकास किया है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो कृषि की सिंचाई के माध्यम से कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम अनेक परियोजनाओं का विकास किया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक भाखड़ा नांगल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, दामोदर परियोजना है, नागार्जुन परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हमने किया है। इनके माध्यम से हम जो सिंचाई उपयुक्त जो सिंचाई हम करते हैं यानी एग्रीकल्चर की, ठीक है। देखते हैं आगे। कृषि के अंतर्गत धरातली जल का निवासी प्रतिशत और भौम जल का 92% जल उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा उद्योग सेक्टर व घरेलू सेक्टर में धरातली एवं भौम जल दोनों का ही उपयोग होता है। हम उपयोगिता की बात अपन कर रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि उपयोगिता की बात हम करें तो हम एग्रीकल्चर में इसको उपयोग में लेते हैं। साथ ही हम जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके माध्यम से इनके माध्यम से भी हम कृषि के अंतर्गत लेते हैं। इंडस्ट्रीज एरिया है उसके अंदर हम जल की उपयोग लेते हैं। तो इन सभी जो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तो हमने जल की मांग और उपयोगिता के बारे में पढ़ लिया है। अब हम सिंचाई के लिए जल की मांग की बात अपन करते हैं। देखिएगा, सिंचाई के लिए जल की मांग की अगर बात करें तो देखिएगा दोस्तों, भारत में मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा जो मानसून है वो अनियमितता और अनिश्चितता के कारण सिंचाई
सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा भारतीय जो मानसून है कभी जल्दी आता है तो कभी लेट आता है, ठीक है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। इसलिए जो मानसून की जो अनिश्चितता और अनियमितता के कारण हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। देश का अधिकांश भाग जैसे उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार जो वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है, इसलिए इन स्थानों पर हमें क्या सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंचाई के माध्यम से ही हम कृषि कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम यूँ कह सकते हैं, इसके अतिरिक्त पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र जैसे हम कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल, बिहार में भी क्या मानसून के मौसम में अवर्षा या अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यहाँ पर बारिश होती है लेकिन कभी मानसून नहीं आता है, लेट आता है, तो यहाँ पर भी सूखा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है, यानी कि सूखा पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अधिक उपज देने वाली जो अधिकांश फसलों को आर्द्रता की आवश्यकता बहुत होती है। जो अधिक जो उपज देने वाली जो फसलें होती है उसमें जो आर्द्रता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी फसल जिसको सबसे ज़्यादा आर्द्रता की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, एक तो चावल है, एक जूट है और एक गन्ना है। इसको अत्यधिक किसकी संभावना होती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, देखिएगा। इसके बाद संभावित जल समस्या, हमारे भारत में जो जल है, संभावित जल है, उसकी क्या समस्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, समस्या की बात अगर करें कि देखिएगा, जो भारत में सतही या भौम जल आदि जो औद्योगिक, कृषि और घरेलू कार्य से दूषित होने एवं निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो सतही जल है वो औद्योगिक क्षेत्र के कारण प्रदूषित हो रहा है। कृषि के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेने से पानी की जो आवक है वो बहुत कम है, भौम जल घटता जा रहा है। घरेलू कार्यों में प्रयोग लेने से दूषित होता जा रहा है। इसके अलावा निरंतर जनसंख्या बढ़ने से भी जो जल संसाधन है वो प्रति व्यक्ति उपलब्धता बहुत कम होती जा रही है। तो ये संभावित जल की समस्या है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जल के गुणों का ह्रास, जो हमारे जल है उसमें गुणों का ह्रास क्यों होता जा रहा है, ठीक है, कम होता क्यों जा रहा है, देखिएगा। जल में बाह्य पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अवशिष्ट पदार्थों के मिलने से इसकी शुद्धता में कमी आ रही है। कहने का मतलब है, यानी कि जैसे सूक्ष्म जीव है, कीटनाशक दवाएं हैं, रासायनिक पदार्थ है, औद्योगिक या इसके अलावा अन्य अपशिष्ट जो पदार्थ होते थे, इससे मिलने के कारण जो हमारा जो जल है उसकी शुद्धता में कमी आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इस गुणवत्ता के अंदर ह्रास होता जा रहा है, जिससे यह मानव उपयोग के योग्य नहीं रह पाता है। फिर धीरे धीरे ऐसी अशुद्धियाँ बढ़ने से मानव इसको उपयोग में नहीं ले पाता है। और भारत में गंगा और यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो गंगा है, यमुना है, ये प्रदूषित नदियाँ हैं। तो इसमें जो सूक्ष्म जीव है, रासायनिक पदार्थ है, कीटनाशक दवाएं डालने से और अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से जो नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही है, जिसमें भारत में गंगा और यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं, ठीक है। देखते हैं आगे जल संसाधन और प्रबंध। अब हम बात करते हैं जो हमारा वाटर है उसका संरक्षण और उसका मैनेजमेंट, उसकी सुरक्षा और इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सतही जल की निरंतर उपलब्धता तथा बढ़ती मांग के कारण इसका संरक्षण और प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। यानी कि धीरे धीरे अगर हम जल का संरक्षण और प्रबंधन हम नहीं करें तो हमारे भारत में जो जल की समस्या बढ़ जाना स्वाभाविक है। अतः भारत सरकार को जल के प्रदूषण और जल के संरक्षण के लिए अनेक प्रभावकारी नीतियाँ बनाना अति आवश्यक है। और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है इस जल को, इसकी सुरक्षा और उसके प्रबंधन के लिए अनेक जो नीतियां हैं वो बनाना प्रारंभ उन्होंने कर दिया है। और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो बनाई गई जो नीतियाँ हैं जल से संबंधित, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है।
तो ये जल संरक्षण और प्रबंधन की हमने बात कर ली है। अब हम बात करें जल प्रदूषण का निवारण। हमारा जो भारत है, भारत में जो जल है वो निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव, रासायनिक कीटनाशक पदार्थ होते हैं और औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से हमारा जो जल है बिल्कुल प्रदूषित होता जा रहा है। तो उसके निवारण के लिए हमें क्या क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, उसकी हम चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिएगा, देश की मुख्य नदियों में प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊपरी भागों में तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाला जल पाया जाता है, परंतु मैदानी भागों में अपवाहित अपवाहित के साथ साथ कृषिगत यानी कि उर्वरक और कीटनाशक घरेलू ठोस और अपशिष्ट पदार्थ तथा औद्योगिक अवशिष्टों के कारण जल क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। देश में दिल्ली और इटावा के मध्य यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। सामान्यतः भूमजल प्रदूषण विषैली धातुओं और फ्लूओराइड से जल प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो बात होगी प्रदूषित की बात होगी, ठीक है। देश में जल प्रबंधन के निवारण और नियंत्रण हेतु जल आपूर्ति अधिनियम 1974 बनाया गया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि देश के गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनेजमेंट और प्रबंधन के लिए, सुरक्षा के लिए और उसके प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक एक्ट बनाए हैं, नीतियाँ बनाई हैं, उसको हम फॉलो करना चाहिए। देश जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई एक्ट की बात है, कानून की बात करें तो देखिए, एक कानून बनाया देश में जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु जल अधिनियम 1974, एक ये अधिनियम बनाया। एक है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। देखिएगा, ये शॉर्ट में लिखा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। एक है जल उपकर अधिनियम 1977। ये कानून बनाए हैं और इन कानूनों के अंदर जो बातें बताई गई है उसका हमें फॉलो करना चाहिए, जब जाके हमारे भारत में जो जल है वो प्रदूषित होने से बच सकता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। हम देखिएगा जल का पुनः चक्र और उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। देखिएगा, जल चक्र के माध्यम से अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग हम अधिक शोधित जो कल कारखाने होते हैं, शोधित कल कारखानों व शीतलन तथा अग्निशामक के लिए किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अलवणीय जल है, अलवणीय जल को हम यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उस जो जल का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, एक तो जो शोधित जो कल कारखाने होते हैं वहाँ पर इसको प्रयोग में ले सकते हैं, और शीतलन तथा अग्निशामक होता है, ठीक है, फायर ब्रिगेड होती है, उसमें हमें प्रयोग में लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये उसका जल का पुनः चक्र हो गया है, ठीक है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में स्नान, बर्तन धोने व वाहन धोने में प्रयुक्त जल का बागवानी में उपयोग करके अच्छी गुणवत्ता वाले जल का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे किसी जो नगरीय क्षेत्रों में जो स्नान वाला जो जल होता है, बर्तन धोने वाला जल होता है, वाहन धोने वाला जो जल होता है, उसको हम बागवानी में प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए जल का हम संरक्षण कर सकते हैं, ऐसे जल का हम संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीति अपनानी चाहिए। अब देखिए जल संसाधन प्रबंधन। देखिए जल संसाधन प्रबंधन क्या होता है, जल संभर प्रबंधन, ठीक है। जल संभर प्रबंधन क्या होता है, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें जल संभर प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ होता क्या है कि धरातलीय व भूम जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करना। जो हमारा जो धरातलीय जल है, जैसे नदी, तालाब, चौहड़ वगैरह है, और जो भूम जल होता है उनको उस संसाधन को उस जल संसाधन का उचित प्रबंधन हमें करना चाहिए। बहते जल को रोकना चाहिए। रोकना अनेक विधियों के द्वारा, जैसे हम कहें एनीकट बनाना, बांध बनाना, तालाब, खड़ीन आदि का प्रयोग हम करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जल संभर का मतलब क्या हो गया, धरातलीय व भूम जल के संसाधनों को उचित प्रबंधन करना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं जो कोई बहता हुआ जल है उसको रोक लेना चाहिए। रोकने के लिए हम एनीकट वगैरह बनाते हैं, डैम वगैरह बनाते, तालाब, खड़ीन वगैरह बनाते, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। सामान्यतः जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम, जैसे हरियाली नीरू मीरू परियोजना है,
जल और आप, ठीक है। कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में अरवानी पानी संसद कार्यक्रम अलवर राजस्थान में आदि लोगों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस प्रकार तमिलनाडु में प्रत्येक इमारत व घर में जल संभर संरचना को बनाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये आपने देखा जो जल संभर प्रबंधन है। अब वर्षा जल संग्रहण की हम चर्चा कर लेते हैं। जो वर्षा के जल को हम कैसे संग्रहित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, वर्षा जल संरक्षण करना हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित की अनुकूल विधि है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल का संरक्षण झीलों, सिंचाई तालाबों और जैसे टाँका आदि में किया जाता है। अतः वर्षा जल संरक्षण पानी की उपलब्धता को बढ़ाकर घरेलू उपयोग हेतु भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता को कम करके भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये आपका छठा लेसन होता है हमारा वाटर रिसोर्स के बारे में। तो कल हम बात करेंगे इससे अगला जो हमारा जो लेसन है वो है आपका जो खनिज और तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। दोस्तों नमस्कार।